बात करने वाले हैं एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया, जो 1498 में आए थे और 1962 तक रुके थे। सबसे पहले आए थे वास्को डे गामा, जो केप ऑफ गुड होप तक आए थे। फिर वहाँ से एक गुजराती बिजनेसमैन के द्वारा, जिसका नाम था अब्दुल माजिद के द्वारा, वो कैलिकट लाए गए थे। कैलिकट में उनका वार्म वेलकम किया गया था किंग जैमुरीन के द्वारा। किंग जैमुरीन एक टाइटल है, उनका नाम था मनविक्रम। फिर उसके बाद उन्होंने जब यहाँ से वापस गए, तो उसके बाद दूसरे पुर्तगीज़ जो आए थे उनका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो 1500 में आए थे। और उन्होंने जब वो वहाँ पे आए थे तो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था अरब से, बिकॉज अरब्स भी इंडिया में ट्रेड करते थे और पुर्तगीज़ भी चाहते थे। तो दोनों अब चाहते थे कि उनका मोनोपोली ट्रेड पे हो, तो इसलिए वो उन लोग का धीरे धीरे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने स्टेबलाइज करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में फैक्ट्रीज़। फिर उसके बाद वास्को डी गामा फिर से आए अपने सेकंड विजिट में 1502 में। फिर उन्होंने जब 1502 में आए तो उन्होंने अपने 2 फैक्ट्रीज़ का और इंक्रीमेंट किया, कोचीन और कैनानौर में। फिर उसके बाद 1503 में जो वहाँ के किंग थे, वहाँ के पुर्तगाल के किंग ने डिसाइड किया कि अब वो डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे इंडिया में जो पुर्तगाल की टेरिटरीज है। इसके लिए उन्होंने भेजा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 से 1509 तक थी। उनका मेन एम था फोर्ट एंड फैक्ट्रीज़ को इंडिया में इंप्रूव करना, और उसके बाद उन्होंने नेवी को भी इंडिया में इंक्रीज़ किया। फिर उन्हीं के टाइम में एक फ़ाइट हुआ था 1508 में, बैटल ऑफ चौल एंड डाबुल, जिसमें तुर्की, इजिप्ट, वेनिस और गुजरात, इन चारों ने मिलके इनके खिलाफ बैटल ऑफ चौल एंड डाबुल में डायरेक्ट फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से युद्ध किया था, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार गए थे और उनको अपने बेटे को भी खोना पड़ा था। फिर उसके बाद आते हैं और उसके बाद कुछ ब्रेक चला, मतलब कि 1515 से 1529 तक 6 वाइसरॉयस आए, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए उनके हिस्ट्री को हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद 1529 से 1538 तक नीनो डी गुन्हा आए। वो एक्सपेंशन ऑफ पुर्तगीज़, उन्होंने पुर्तगीज़ कॉलोनीज़ को धीरे धीरे और एक्सपेंड किया, और वो बॉम्बे और बेसिन में एक नई फैक्ट्री जनरेट किया और कैपिटल को शिफ्ट किए गोवा में। फिर उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगीज़ का ट्रेड इंडिया से चलता रहा। फिर जब इन्हीं के समय 1526 में आगमन हो गया था बाबर का। बाबर के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली, हुमायूं के बाद शाहजहां, हुमायूं के बाद अकबर ने। सिर्फ अकबर के साथ पुर्तगीज़ का जो रिलेशन था वो अच्छा था, ना ही बाबर के साथ उतना अच्छा रिलेशन था, ना हुमायूं के साथ था। तो धीरे धीरे जब फिर उसके बाद अकबर के बाद शाहजहां आए, शाहजहां के बाद जहांगीर आए। जहांगीर आए 1605 में। जब 1605 में जहांगीर आए तो उन्हीं के समय में धीरे धीरे और भी यूरोपियन कंपनीज आना स्टार्ट कर दी थी। फॉर एग्जांपल डच आए 1605 में और इंग्लिश आए 1608 में। जब डच और इंग्लिश 1605 या 1605 में आ गए तो यूरोपियन अपने आप में ही लड़ने लगे ट्रेड मोनोपोली और सुप्रीमेसी के लिए। तो पुर्तगाल का डिक्लाइन धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। तो डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं अब। 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ, जो ब्रिटिशर्स और पुर्तगीज़ के बीच में हुआ, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे पुर्तगीज़ थे वो हार गया और ब्रिटिशर्स जीत गए, जिसकी वजह से उन्होंने सूरत के पोर्ट पे उनका कब्ज़ा हो गया। सूरत एक नेचुरल हार्बर था, जिसकी वजह से दोनों लोग फाइट कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि जो बॉम्बे था उसको जब मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ पुर्तगीज़ और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसके द्वारा पुर्तगीज़ ने बॉम्बे को एज अ डावरी प्रोवाइड कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर 1613 में शाहजहां और पुर्तगीज़ के बीच में एक फ़ाइट हुआ था बंगाल में, जहाँ पे शाहजहां ने अपने बेटे सुल्तान शुजा को भेजा था बंगाल में, जहाँ पे पुर्तगीज़ को उसके बेटे ने हरा दिया था, और यहाँ से उनका कब्ज़ा फिर पुर्तगीज़ का कब्ज़ा हट गया था हुगली से और बालासोर से। फिर उसके बाद 1741 में पेशवा के साथ भी इनकी लड़ाई हुई पुर्तगीज़ की, वहाँ पे वो लोग हार गए और बस इनको लॉस्ट किए। फिर धीरे धीरे उनका सब कुछ दबदबा ख़त्म हो गया था। दीयू, दमन एंड गोवा में उनका कब्ज़ा बरकरार था 1962 तक। इंडिया बहुत कोशिश किया था कि 1947 आज़ादी के बाद कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं था। फिर इंडिया को ऑपरेशन विजय स्टार्ट करना पड़ा था पुर्तगीज़ के अगेंस्ट। फिर जिसके वजह से वो 1962 में कम्प्लीटली वो लोग छोड़ के चले गए। DU, दमन एंड गोवा को
1962 के बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था उनके कल्चर के आधार पे। फिर 1987 में गोवा को एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो फीचर जानेंगे हम यूरोपीय पुर्तगीज़ का फीचर ये है कि वो लोग 100 ईयर्स तक मोनोपोली क्रिएट किए थे ट्रेड में इंडिया में। फिर उसके बाद उन्होंने जब मोनोपोली क्रिएट करने का उनका मेन कारण था नेवल एक्सपेंशन, या उनकी नेवी बहुत मजबूत थी। और उन्होंने अकबर के साथ तो अच्छा रिलेशन बनाया, लेकिन और जो मुग़ल एम्पायर थे और जो रीजनल किंगडम थे उनसे उतना अच्छा रिलेशंस नहीं बना पाए थे। और उन्होंने धीरे धीरे ब्राज़ील को अपना अल्टरनेटिव मान लिया था और वहाँ से अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। तो इफ़ेक्ट क्या पड़ा पुर्तगाल का इंडिया में आने से? तो सोशल इफ़ेक्ट में है, आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ इंडिया में। सती प्रथा को कुछ हद तक इन्होंने बैन किया था और स्कूल को कई जगह खुलवाए थे इन्होंने अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम बात करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ा था इंडिया और पुर्तगाल के बीच में। और जो प्रिंटिंग प्रेस था इन्होंने इसका ज़्यादा डेवलपमेंट किया और बाइबल का ट्रांसलेशन भी किए। और टबैको, टोमेटो, पोटैटो और कॉर्न को ये लोग पुर्तगाल से वहाँ से इंडिया में लेके आए और इंडिया में इसका धीरे धीरे खेती स्टार्ट हो गई। पॉलिटिकल फैक्टर्स में हम बात करेंगे, वाइसराय को सबसे पहले इंपोर्ट कराने में इंडिया में इन्हीं का हाथ था। वाइसरॉय जो आए थे सबसे पहले पुर्तगीज़ के द्वारा ही लाए गए थे। और गोवा में इन्हीं की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो आर्टिकल 44 है। So I am going to end this video. So if you like my video, please share, subscribe and like.